वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक, मतलब दो टॉपिक्स हैं, उनको हम लोगों को डिस्कस करना है। तो पहला टॉपिक हम लोग वॉल्केनिज्म आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज, यहां पर दो टर्म्स हम लोग ले लेते हैं, एक है वॉल्केनिज्म और दूसरा है वॉल्केनो। तो एक है ज्वालामुखीयता और दूसरा है ज्वालामुखी। सबसे पहला पॉइंट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, इन दोनों शब्दों का मीनिंग, अर्थ। ठीक, तो देखिए अर्थ में, मीनिंग में, अगर हमसे कोई पूछे कि वॉल्केनो का क्या मतलब होता है, वॉल्केनो इज नॉट अ प्रोसेस। ज्वालामुखी एक प्रक्रिया नहीं है। आप क्या बोलेंगे, वॉल्केनो को क्या हम कह देंगे कि इट इज अ स्ट्रक्चर, ये एक संरचना है। जैसे आपने बोला कि पृथ्वी के अंदर से मैग्मा है या गैसेस हैं या डस्ट है, ये सब बाहर निकलते हैं, तो उसे हम वॉल्केनो कहते हैं। तो वो तो आप एक प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हो ना, एक प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हो। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसे वॉल्केनिज्म कहा जाता है, ज्वालामुखीयता कहा जाता है। जब आप बोलेंगे कि वॉल्केनो क्या है, ज्वालामुखी क्या है, तो हम उसे कह देंगे कि ये एक स्ट्रक्चर है, एक संरचना है। और संरचना क्या, बेसिकली आप एक चीज बोलोगे कि ये एक प्रकार की ओपनिंग होती है। ओपनिंग मतलब निकास। कहां पर ओपनिंग, अर्थ सरफेस में। जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार बोलता आ रहा था कि अर्थ के इंटीरियर से अगर मैग्मा रिलीज होगा, मैग्मा बाहर निकलेगा, तो उसे बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई एग्जिट पॉइंट चाहिए, कोई पैसेज चाहिए। तो पृथ्वी की सतह में वो संरचना जिससे होकर के मैग्मा, या फिर आप सीधे बोलोगे वॉल्केनिक मटेरियल्स, ज्वालामुखी पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, वॉल्केनो कह देंगे। तो ये जो ओपनिंग है, ये हमें कहां पर देखने को मिलेगी, आप सीधे सीधे बोलोगे इन अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह में। और दूसरी चीज इसके बारे में आप क्या लिख सकते हो, नोट कर लीजिए आप लोग, कि थ्रू दिस स्ट्रक्चर volcanic materials come out on earth surface। इस संरचना से ज्वालामुखीय पदार्थ पृथ्वी की सतह पर निकल कर आते हैं। इस संरचना से ज्वालामुखीय पदार्थ पृथ्वी की सतह पर निकलकर आते हैं। तो ये तो हो गया कि वॉल्केनो का क्या मतलब होता है, ज्वालामुखी का क्या मतलब होता है, एक संरचना है। अब ये जो दूसरा शब्द है वॉल्केनिज्म, ज्वालामुखीयता, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको आप लिखोगे सीधी सी चीज कि ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस को हम लोग पढ़ते हैं कि किसी जगह पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ। तो वॉल्केनिक इरप्शन की पहली स्टेप क्या होगी, एनीवन, वॉल्केनिक इरप्शन की पहली स्टेप क्या होगी, अर्थ के इंटीरियर में मैग्मा का बनना। तो मतलब अगर हम इसमें स्टेप्स की बात करेंगे तो सबसे पहला क्या आ जाएगा, मैग्मा फॉर्मेशन, मैग्मा का निर्माण। क्योंकि जब तक मैग्मा नहीं बनेगा तब तक वॉल्केनिक इरप्शन या वॉल्केनिज्म की जो प्रोसेस है, ज्वालामुखीयता की जो प्रक्रिया है, वो आरंभ नहीं होगी। अब बताओ कि अगर अर्थ के इंटीरियर में मैग्मा बन गया, मान लेते हैं मैग्मा बन गया, उसके बाद क्या होना चाहिए, मैग्मा का ऊपर की ओर संचलन, नंबर 3। तीसरा क्या लिखेंगे,
मैग्मा का ऊपर की ओर संचलन, उसके बाद क्या? उसके बाद सीधी सी चीज है कि जब मैग्मा ऊपर की तरफ चलेगा तो जो ऊपर की सॉलिड रॉक्स हैं उन्हें ब्रेक करेगा, उन्हें तोड़ेगा, तोड़ने का वेंट बनाएगा। वेंट हिंदी में कहते हैं ज्वालामुखीय छिद्र। तो वेंट का मतलब वही ओपनिंग है, वही निकास है जिससे होकर के मैग्मा कहां निकलेगा? बाहर। तो यानी कि तीसरी स्टेप क्या आ जाएगी? फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनिक वेंट, ज्वालामुखीय छिद्र का निर्माण, ज्वालामुखीय छिद्र का निर्माण। और जब किसी जगह पर वॉल्केनिक वेंट बन गया तो अल्टीमेटली क्या होगा? जो वॉल्केनिक मटेरियल्स हैं वो निकल करके बाहर आ जाएंगे। उस चीज को आप क्या लिखोगे? इरप्शन ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल्स, ज्वालामुखीय पदार्थों का उद्भेदन। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज वॉल्केनिज्म, तो आप सीधे सीधे ये 4 स्टेप्स बता सकते हो कि इन्हीं चारों स्टेप्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? वॉल्केनिज्म कहा जाता है, ज्वालामुखीयता कहा जाता है। तो ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखीयता क्या होती है, दोनों चीजें क्लियर हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे? आगे देखिए हम लोग बात करेंगे, हेडिंग बनाएंगे आप लोग, टाइप्स ऑफ वॉल्केनिज्म या टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। ज्वालामुखीयता या ज्वालामुखियों के प्रकार, ज्वालामुखीयता या ज्वालामुखियों के प्रकार। सबसे पहला जो वर्गीकरण किया जाता है वॉल्केनोज का, वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन, उद्भेदन की प्रकृति के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन, उद्भेदन की प्रकृति के आधार पर। और कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है? तो आप सिंपली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हो। कौन कौन सा? एक जिसको हम कहते हैं एक्सप्लोजिव और सेंट्रल वॉल्केनिज्म, विस्फोटक या केंद्रीय ज्वालामुखीयता, विस्फोटक या केंद्रीय ज्वालामुखीयता। और दूसरा हम कहते हैं क्वाइट और फिशर वॉल्केनिज्म, शांत या दरारी ज्वालामुखीयता, शांत या दरारी ज्वालामुखीयता। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा एक्सप्लोजिव या सेंट्रल वॉल्केनिज्म के बारे में। देखो एक्सप्लोजिव का तो मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, विस्फोटक का तो मतलब समझ में आ रहा है। हम सीधे सीधे एक चीज बोलेंगे कि अगर किसी जगह पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी उद्भेदन होता है एक विस्फोट के साथ, अब वो विस्फोट लो इंटेंसिटी का भी हो सकता है और हाई इंटेंसिटी का भी हो सकता है, लेकिन अगर विस्फोट हुआ है तो हम उसे क्या कहेंगे? एक्सप्लोजिव है। बट व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रल वॉल्केनिज्म? देखो आप ये चीज बोल सकते हो, और ज्यादा अगर थोड़ा सा प्रिसाइज होकर के हम बात करें तो हम सीधे सीधे एक चीज बोलेंगे कि ये जो ज्वालामुखी होते हैं ना जिनमें विस्फोट होता है, इन ज्वालामुखियों में जो वॉल्केनिक मटेरियल, जो ज्वालामुखीय पदार्थ बाहर निकलता है वो किसी एक सेंटर से निकलता है, किसी एक केंद्र से।
और जब आप यहां पर आओगे, लिखा है फिशर। व्हाट इज फिशर? फिशर मीन्स अ क्रैक, एक लंबी सी दरार। तो अगर किसी जगह पर अंदर से मैग्मा निकला एक लंबी सी दरार से होकर के, तो उसे हम कह देंगे फिशर वॉल्केनिज्म है। और अगर किसी एक सेंटर से मटेरियल्स बाहर निकले तो उसे आप केंद्रीय ज्वालामुखीयता या फिर सेंट्रल वॉल्केनिज्म कहोगे। तो एक्सप्लोसिव और सेंट्रल में एक लाइन नोट करें आप लोग, लिखिए लिखिए इन दिस टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म, इन दिस टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म, volcanic materials erupt from a center in explosive manner or along with an explosion in explosive manner। इस प्रकार की ज्वालामुखीयता में, इस प्रकार की ज्वालामुखीयता में ज्वालामुखीय पदार्थ, ज्वालामुखीय पदार्थ एक विस्फोट के साथ किसी केंद्र विशेष से, एक विस्फोट के साथ किसी केंद्र विशेष से बाहर निकलते हैं। तो ये तो हो गया कि एक्सप्लोजिव का क्या मतलब होता है, विस्फोटक का क्या मतलब होता है। अब अगर हम क्वाइट को डिफाइन करना चाहें तो इसका जस्ट उल्टा, कि यहां पर मटेरियल्स जो हैं वो एक फिशर से बाहर निकलेंगे। और कैसे बाहर निकलेंगे? विदाउट एनी एक्सप्लोजन, क्वाइट मैनर में। तो लिखिए, लिखो वॉल्केनिक मटेरियल्स कम आउट quietly from a long and narrow crack or fissure, from a long and narrow crack or fissure। हिंदी वाले लिखें, ज्वालामुखीय पदार्थ एक लंबी तथा संकीर्ण, एक लंबी तथा संकीर्ण दरार से, दरार से शांत रूप में बाहर निकलते हैं, दरार से शांत रूप में बाहर निकलते हैं। तो ये आपने पढ़ लिया कि एक्सप्लोसिव वॉल्केनिज्म में क्या होगा, क्वाइट वॉल्केनिज्म में क्या हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम और इसके बारे में मान लीजिए थोड़ा और चीजों को लेवल अप किया जाए, क्या हम ये बोलेंगे कि दोनों जगह पर जो मटेरियल्स निकलेंगे उनके नेचर में कुछ डिफरेंस होगा? जैसे चलो आप लोग अगर सवाल प्रॉपरली नहीं समझ पाए तो पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या मैग्मा के नेचर में कोई डिफरेंस होगा? दोनों की फ्लूइडिटी में अंतर होगा। ओके, तो चलो बताओ पहले यहां पर किस प्रकार का मैग्मा, 3 प्रकार का मैग्मा बताया था ना, एसिडिक, बेसिक और अल्ट्रा बेसिक। बताइए, हम बोल रहे हैं कि जो मैग्मा निकलेगा वो एसिडिक होगा, उसके अंदर सिलिका की मात्रा अधिक होगी, यही बोल रहे हो। यहां पर जो मैग्मा निकलेगा वो या तो बेसिक होगा या अल्ट्रा बेसिक होगा, उसके अंदर सिलिका की मात्रा कम होगी। इतनी सी बात है। हमें इसी चीज को एक्सप्लेन करना है कि यहां पर जो मैग्मा निकलेगा उसके अंदर सिलिका क्यों ज्यादा होगी और यहां पर जो मैग्मा निकलेगा उसके अंदर सिलिका कम क्यों होगी। तो मैं आपको एक सीधा सा लॉजिक देता हूं। देखिए, हमारी पृथ्वी के अंदर सिलिका की जो मात्रा है वो सिलिका की मात्रा गहराई बढ़ने के साथ क्या होती जाती है? घटती जाती है।
इसका मतलब हुआ सबसे ज्यादा मात्रा में सिलिका किसके अंदर होगी? लिथोस्फेयर के अंदर। लिखा था प्लेट्स आर लिथोस्फेरिक ब्लॉक्स, तो लिथोस्फेयर सबसे बाहर की परत है, उसमें सिलिका की मात्रा सबसे ज्यादा। अगर हम लिथोस्फेयर को कंपेयर करें एस्थेनोस्फेयर के साथ, तो जितना सिलिका स्थल मंडल में है, दुर्बलता मंडल में सिलिका की मात्रा उससे ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। तो अगर इतनी बात आप सोच पा रहे हो तो आंसर आपके सामने है। एक्सप्लोजिव वॉल्केनिज्म कहां होता है? जहां सबडक्शन हो, ये तो पढ़ाया था। आप थोड़ा रिलेट करना चीजों को। सबडक्शन हुआ, प्लेट मार्जिन अंदर गई, यही प्लेट मार्जिन अंदर जाकर के मेल्ट होगी, पिघलेगी, यही तो पढ़ा था आप लोगों ने। मतलब यहां पर जो मैग्मा बनता है वो सिलिका रिच लिथोस्फेरिक रॉक्स के मेल्ट होने से बनता है। स्थल मंडल की चट्टानें जिनके अंदर सिलिका ज्यादा होती है, उन चट्टानों के अंदर जाकर के पिघलने से मैग्मा बन रहा है। कहां? एक्सप्लोजिव में। और यहां पर मैग्मा कैसे बनता है? कोई प्लेट अंदर जाती है यहां पर? नहीं जाती ना। तो यहां मैग्मा बनता है एस्थेनोस्फेयर के मटेरियल्स के मेल्ट होने से। और एस्थेनोस्फेयर के मटेरियल्स में, दुर्बलता मंडल के पदार्थों में सिलिका की मात्रा कम होती है। तो यहां जो मैग्मा बनेगा वो सिलिका रिच होगा, और यहां पर जो मैग्मा बनेगा वो कंपैरेटिवली डेफिशिएंट होगा। तो इसीलिए यहां एसिडिक मैग्मा, और इसीलिए यहां पर बेसिक या अल्ट्रा बेसिक मैग्मा। ठीक है। तो एक्सप्लोजिव वॉल्केनिज्म में आप लिखिए कि यहां पर जो मैग्मा फॉर्मेशन होता है, जो मैग्मा का निर्माण होता है, वो कैसे होता है? मेल्टिंग ऑफ सिलिका रिच लिथोस्फेरिक रॉक्स। सिलिका संपन्न स्थलमंडल की चट्टानों के पिघलने से, सिलिका संपन्न स्थलमंडल की चट्टानों के पिघलने से, और इसीलिए यहां पर जो मैग्मा बनता है वो कैसा? एसिडिक मैग्मा, अम्लीय मैग्मा होता है। और यहां पर अगर हम देखें क्वाइट में कि यहां पर मैग्मा फॉर्मेशन कैसे होगा, मैग्मा का निर्माण कैसे होगा, तो आप क्या बोलोगे? यहां होती है मेल्टिंग ऑफ रिलेटिवली सिलिका डेफिशिएंट एस्थेनोस्फेरिक मटेरियल्स। तुलनात्मक रूप से सिलिका की कमी वाले, तुलनात्मक रूप से सिलिका की कमी वाले दुर्बलता मंडल के पदार्थों के पिघलने से, दुर्बलता मंडल के पदार्थों के पिघलने से। और यही कारण है कि यहां पर मैग्मा या तो बेसिक होगा या फिर अल्ट्रा बेसिक होगा। सो बेसिक और अल्ट्रा बेसिक मैग्मा। क्लियर हो गई इतनी बात? अब आते हैं दूसरी चीज पर। आप मुझे यह बताओ कि एक तरफ एक्सप्लोजिव इरप्शन है और दूसरी तरफ शांत है। अमाउंट ऑफ गैसेस, हम लोग पढ़ते हैं ना कि जब इरप्शन होता है तो गैसेस निकलती हैं अंदर से। आप बस इतना बताओ, गैसों की मात्रा क्या दोनों जगह पर बराबर होगी? देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, सुनो। क्वाइट वॉल्केनिज्म में
मैग्मा के निकलने से पहले ही एक गैप बन जाता है। होता है कि नहीं होता है? अब जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि अंदर अगर गैसेस हैं पहले से, तो जब ये गैप बनेगा तो गैसेस तो मैग्मा के इरप्ट होने से पहले रिलीज हो जाएंगी ना, हाँ कि ना? और उधर क्या हो रहा है? उधर जो गैसेस रिलीज होंगी वो तभी रिलीज होंगी जब मैग्मा रिलीज होगा। तो पॉइंट सिंपल सा ये है कि क्योंकि डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पर अपसारी सीमाओं पर एक गैप बन जाता है जो गैसेस को रिलीज कर देता है, इसीलिए हम क्या देखेंगे कि यहां पर गैसेस की अमाउंट ज्यादा होती है और यहां पर गैसेस की अमाउंट कम होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? जो एक्सप्लोसिव वॉल्केनिज्म है यहां पर आप नोट करेंगे, लार्ज amount of gases erupts। गैसों का बड़ी मात्रा में उद्भेदन होता है, गैसों का बड़ी मात्रा में उद्भेदन होता है, और यहां पर आप लिख लेंगे लेसर अमाउंट ऑफ गैसेस, गैसों की कम मात्रा, गैसों की कम मात्रा। तीसरी चीज देखो, जब हम लोग वॉल्केनिक मटेरियल्स पढ़ते हैं, ज्वालामुखीय पदार्थ पढ़ते हैं, तो ज्वालामुखीय पदार्थों की एक कैटेगरी होती है जिसको कहा जाता है पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स। पायरोक्लास्टिक मतलब समझा देता हूं पहले आप लोगों को। देखो ये जो शब्द है ना क्लास्टिक, इसका जो हिंदी अनुवाद है, इसका हिंदी अनुवाद है शैल चूर्ण। मतलब चट्टानों का चूर्ण, चूर्ण मतलब पाउडर। बात समझ में आ रही है? अब ये वो तो चट्टानों का पाउडर बनेगा कैसे? टूटने से ना, जब चट्टाने टूटेंगी तभी तो। और चट्टाने क्या दोनों प्रकार की वॉल्केनिज्म में टूटती हैं? एक्सप्लोसिव और क्वाइट वॉल्केनिज्म क्या दोनों में चट्टाने टूटती हैं? नहीं ना, चट्टाने केवल कहां टूटती हैं? यहां पर तो चट्टाने टूटती ही नहीं है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए, कुछ वॉल्केनिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपको लिखा हुआ मिल सकता है कहीं पर बॉम्ब्स, या फिर आपको लिखा हुआ मिल सकता है लैपिली। ये सब क्या है? ये वॉल्केनिक मटेरियल्स के प्रकार हैं। बॉम्ब्स का मतलब होता है कि जब एक्सप्लोजन हुआ तो उस समय जो चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े उड़ करके जो हवा में चले जाते हैं। आप सोचिए, चट्टान का अगर एक बड़ा सा टुकड़ा विस्फोट की वजह से उड़ करके एकाध किलोमीटर हवा में चला गया, तो वो जब गिरेगा नीचे तो कैसा इंपैक्ट क्रिएट करेगा? वो बॉम्ब की तरह। तो उन्हें बॉम्ब्स कहा जाता है। और छोटे छोटे जैसे मटर के दाने होते हैं, ठीक है, उतने बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उनको बोलते हैं लैपिली। और बाकी धूल, वॉल्केनिक डस्ट। तो ये जो धूल है, लैपिली है, बॉम्ब्स हैं, इन सबको कलेक्टिवली सम्मिलित रूप से कहा जाता है पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पायरोक्लास्टिक पदार्थ किस प्रकार की ज्वालामुखीयता से जुड़े होते हैं, तो हमारा सीधा सीधा आंसर होगा एक्सप्लोसिव वॉल्केनिज्म से। तो एक चीज और हम यहां पर ऐड कर लेंगे, लिखो इरप्शन ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स। पायरोक्लास्टिक पदार्थों का
उद्भेदन। और यहां पर आप क्या लिख लेंगे, यहां पर आप लिखोगे कि पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स आर एब्सेंट। पायरोक्लास्टिक पदार्थ अनुपस्थित होते हैं, पायरोक्लास्टिक पदार्थ अनुपस्थित होते हैं। तो इस तरीके से आपने दोनों प्रकार की जो ज्वालामुखीयता मिलती है उस ज्वालामुखीयता को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। ठीक, आगे बढ़ा जाए यहां से। अब एक छोटा सा पॉइंट और है, जैसे आपने पढ़ा कि हमारी पृथ्वी की सतह पर कुछ ऐसे ज्वालामुखी मिलते हैं जिनमें एक्सप्लोजन होता है। तो क्या हम ये चीज बोल सकते हैं कि जितने भी ज्वालामुखी हैं जिनमें विस्फोट होता है उन सब में एक जैसा एक्सप्लोजन होता होगा? मतलब एक्सप्लोजन की इंटेंसिटी क्या सब में बराबर होती होगी? नहीं होती होगी। इसीलिए जितने भी एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, फर्दर कैटेगराइज करते हैं। जैसे आप पढ़ करके गए कि एक्सप्लोसिव वॉल्केनो क्या होता है, क्वाइट वॉल्केनो क्या होता है, उसने आपसे पूछ लिया कि हवाईयन वॉल्केनोस क्या होते हैं, स्ट्रोम्बोलियन वॉल्केनोस क्या होते हैं, तो हमारा पढ़ना बेकार हो गया, क्योंकि हवाईयन स्ट्रोम्बोलियन किसकी कैटेगरीज हैं, एक्सप्लोसिव की। तो नीचे एक लाइन नोट करें आप लोग, लिखिए, लिखो on the basis of intensity of explosion, explosive volcanoes are further categorized into following categories, are further categorized into following categories। हिंदी वाले लिखें, लिखो, विस्फोट की तीव्रता के आधार पर, विस्फोट की तीव्रता के आधार पर विस्फोटक ज्वालामुखियों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जाता है। विस्फोटक ज्वालामुखियों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जाता है। तो कौन कौन सी सब कैटेगरीज हैं, उप श्रेणियां हैं, इस तरीके से एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में नोट करेंगे हम। हवाईयन, ठीक है, हवाईयन के बाद स्ट्रोम्बोलियन, स्ट्रोम्बोलियन के बाद वेसुवियन, वेसुवियन के बाद वल्केनियन, और वल्केनियन के बाद पीलियन। ठीक है, वल्केनियन के बाद पीलियन। तो ये 5 सब कैटेगरीज हैं जब आप बात करते हो किसकी, जो एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज हैं, जो विस्फोटक ज्वालामुखी हैं, उनकी। अब पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जितनी भी कैटेगरीज हैं ये एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। क्या है वो सीक्वेंस, कि जैसे जैसे आप हवाईयन से पीलियन की तरफ आएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजन क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो आप सीधे सीधे नीचे ऐसा एक एरो बना करके लिख लीजिए, उसके ऊपर इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजन।
विस्फोट की बढ़ती हुई तीव्रता, विस्फोट की बढ़ती हुई तीव्रता मतलब सीधा सा ये है कि सबसे कम इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजन किस में मिलता है? हवाई यान में, और सबसे ज्यादा पीलियन में। तो आपको ये तो पता चल गया कि कौन सी कैटेगरी किस प्रकार के एक्सप्लोजन को रिप्रेजेंट करती है। बट एक चीज और है, ये स्ट्रोम्बोलियन, विसुवियन, वल्केनियन, पीलियन, ये आखिर नाम कहां से आए? तो अगर आपको नाम जानना है और मैं बताऊं आप लोगों को, तो देखो हवाईयन का नाम जो है वो कहां से आया है? हवाई आइलैंड से। इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार के इरप्शन की आप बात कर रहे हो कि वो एक्सप्लोसिव तो है, लेकिन विस्फोट लगभग ना के बराबर होता है, वैसे ज्वालामुखी आपको कहां पर मिलते हैं? हवाई आइलैंड्स में। और कौन कौन से हैं तो आप लिख लीजिए। मोना लोआ, ठीक है, मोना किया, किलाविया, ठीक है। तो ये जो वॉल्केनोज लिखे हुए हैं, ये जो ज्वालामुखी लिखे हैं हवाई आइलैंड्स के, इन सब ज्वालामुखियों में इसी प्रकार का इरप्शन, उद्भेदन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज स्ट्रोम्बोलियन। कोई बताएगा स्ट्रोम्बोलियन कहां से आया है? माउंट स्ट्रोम्बोली, कहां पर है स्ट्रोम्बोली वॉल्केनो? बहुत फेमस टाइप का ज्वालामुखी, इटली, इटली में विसुवियस है, ठीक है। इटली के साउथ में, दक्षिण में, मेडिटेरेनियन सी के अंदर हमें एक ज्वालामुखी मिलता है जिसका नाम है माउंट स्ट्रोम्बोली। सो लिख लीजिए माउंट स्ट्रोम्बोली ऑफ मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर का माउंट स्ट्रोम्बोली। और माउंट स्ट्रोम्बोली को एक और नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। व्हाट इज लाइट हाउस? आप आइलैंड्स की बात करें, आप कोस्ट की बात करें, ठीक है, तो कोस्ट पर क्या कर देते हैं? लाइट का टावर एक खड़ा कर देते हैं, जिससे कि जो शिप्स वगैरह आती हैं उन्हें आइडिया लगता है कि किधर जाना है उनको, ठीक है, वहां से डायरेक्शन उनको दी जाती है। अब इससे कह रहे हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। देखो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और ज्वालामुखी के सक्रिय होने का मतलब होता है कि उससे गर्म गैसेस वगैरह निकलती रहती, रिलीज होती रहती। जो रात के समय जब इससे वो गर्म गैसें निकलती हैं, तो ये दूर से कैसा दिखाई देता है? जैसे एक लाइट हाउस हो। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। जब आप आते हो विसुवियन, तो विसुवियन नाम किसके आधार पर दिया गया? लिख लीजिए माउंट विसुवियस ऑफ इटालियन पेनिनसुला, इटली प्रायद्वीप का माउंट विसुवियस, इटली प्रायद्वीप का माउंट विसुवियस, माउंट विसुवियस ऑफ इटालियन पेनिनसुला। क्लियर? व्हाट अबाउट वल्केनियन? तो वल्केनियन को भी अगर आप देखोगे तो हमें मिलता है एक
माउंट वल्केनो ऑफ मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर का माउंट वल्केनो, ठीक है, माउंट वल्केनो। अच्छा एक चीज बता दूं, ये देखो ये स्ट्रोम्बोली और वल्केनो ये दोनों ही मेडिटेरेनियन सी में एक आइलैंड है जिसको कहते हैं सिसिली आइलैंड, ठीक है, उस सिसिली आइलैंड पर मिलते हैं ये स्ट्रोम्बोली भी और वल्केनियन भी। अच्छा एक काम कर लेना, नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि कल तो ऑफ है आप लोगों का, नेक्स्ट क्लास मंडे से जब होगी तो एटलस लेकर के आएंगे सब लोग, ठीक, एटलस लेकर के आइए। अब थोड़ा सा 15-20 मिनट आप लोगों को मैपिंग कराना शुरू कर देते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा मैपिंग अगर करते रहोगे तो जब तक आपका कोर्स एंड होगा तब तक आपका ये जो वर्ल्ड मैपिंग है ये आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो एक कॉपी बना लीजिएगा अलग से और एटलस लेकर के आइएगा अगली क्लास से। लास्ट आया पीलियन। अब सुनो, देखो ये पीलियन कहां से आया है। अगर हम देखें जो वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज आइलैंड्स जानते होंगे आप लोग, वेस्ट इंडीज आइलैंड्स के अंदर हमें एक द्वीप मिलता है जिसका नाम है मार्टिनिक आइलैंड्स, मार्टिनिक। और मार्टिनिक आइलैंड्स किसके हैं? फ्रांस के आइलैंड्स हैं। इन आइलैंड्स में एक वॉल्केनिक पीक है जिसका नाम है माउंट पेली, माउंट पेली। उसके आधार पर क्या बोल दिया गया? पीलियन, ठीक है। तो माउंट पेली जो है मार्टिनिक आइलैंड का फ्रांस के, उसके आधार पर माउंट पेली बोल देते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं कि ये जो ज्वालामुखी होते हैं, हम बोल रहे हैं ना इनके अंदर एक्सप्लोजन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो जरा थोड़ा सा आइडिया लीजिए कि कितनी ज्यादा इंटेंसिटी हो सकती है। ये जो द्वीप है पेली, ये वेस्ट इंडीज में है, और वेस्ट इंडीज को अगर आप देखोगे कभी, उसकी फोटो वगैरह भी देखेंगे तो सब छोटे छोटे आइलैंड्स ही हैं। और क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का रीजन है, गर्म जलवायु है वहां की, नमी बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए जनरली लोग प्रेफर करते हैं कि थोड़ा सा ऊंचाई पर घर बनाए जाएं, क्योंकि टेम्परेचर वहां पर कंपैरेटिवली कम होता है। अब ये जो ज्वालामुखी है, इसके साथ हुआ क्या कि ये इरप्ट होता है, और इरप्ट होने के बाद एक लंबे समय के लिए ये शांत हो गया। जनरली जो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव ज्वालामुखी होते हैं ना, वो फ्रीक्वेंटली इरप्ट नहीं होते हैं। क्यों? उतना बड़ा विस्फोट करने के लिए हाँ सामान इकट्ठा करना पड़ता है पहले, तो अंदर गैसेस इकट्ठा होती रहती, प्रेशर इकट्ठा होता रहता है, और फिर एक लंबे समय के बाद विस्फोट। तो यहां क्या हुआ, 200-250 साल तक ये ज्वालामुखी चुप। अब पब्लिक को लगा मर गया, शांत, खत्म, इतने दिन से नहीं हुआ एक्सप्लोजन तो अब भी नहीं होगा। क्या किया लोगों ने, इस ज्वालामुखी का जो पर्वत था, उस पर्वत पे उन्होंने पूरा का पूरा एक टाउन, एक कस्बा बसा लिया। चैन सुकून से लाइफ कट रही थी सबकी। टोटल पॉपुलेशन जो थी वो 28,000 थी, और ये मैं कोई अपनी तरफ से बना कहानी नहीं बता रहा हूं, ये है लिखा हुआ, किताबें देखोगे मिल जाएगा। एक रात, पहले थोड़ा सा ये सब जो है ना ज्वालामुखी खुराफाती होते हैं, ये थोड़ा सा गैस छोड़ते हैं, जब तक पब्लिक भागना शुरू करती तब तक इसमें ब्लास्ट हुआ। और वो ब्लास्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि जिस
पर्वत के ऊपर वो शहर बसा था, वो कस्बा बसा था, वो पूरा पर्वत उड़ के ओशन में सबमर्ज हो गया था। और 28,000 पॉपुलेशन थी, उसमें से केवल 2 लोग बचे थे। बाकी सब, अब ये मत पूछना कैसे बच गए थे, ये मुझे कुछ नहीं पता, ना उनके बारे में कोई जानकारी है। बाकी पूरा का पूरा जो कस्बा है, पूरी की पूरी जो टाउन है, वो खत्म हो गई थी। आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पर एक ज्वालामुखी है क्राकातोआ, याद है, बताया था कि उसमें जब विस्फोट हुआ था तो इधर सिडनी तक, कैनबरा तक लोगों ने आवाज सुनी थी, और जो सुनामी आई थी उसने पूरे इस कोस्टल रीजन को इन्फ्लुएंस किया था। क्राकातोआ ज्वालामुखी पीलियन प्रकार का ज्वालामुखी है। तो ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो एक लंबे समय में एक आध बार इरप्ट होते हैं। ये डेली बेसिस पर इरप्ट होने वाले ज्वालामुखी नहीं। जैसे आप लोगों को याद होगा, हमारे भारत में एक ज्वालामुखी है बैरन, क्या पढ़ते हैं हम उसको, एक्टिव है, सक्रिय ज्वालामुखी है ना। वो हर 2 3 4 साल पे क्या होता रहता है, इरप्ट होता रहता है। तो आज तक कभी आपने पढ़ा कि बैरन ज्वालामुखी में एक्सप्लोजन होने से बड़ा भूकंप आया और सुनामी जनरेट हो गई, पढ़े ऐसा? नहीं ना। है तो वो भी एक्सप्लोसिव, लेकिन उसमें क्या होता है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली इरप्ट हो रहा है, इसलिए उसमें एक्सप्लोजन होता भी है तो बहुत लो इंटेंसिटी का। तो जो पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं वो सबसे ज्यादा वायलेंट और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वॉल्केनोस होते हैं। क्लियर है यहां तक सारी चीजें? क्या? बहुत ही बढ़िया आपने सवाल पूछा है। इंटेंसिटी बेसिकली अगर आप देखोगे तो 2 चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, के अंदर जो मैग्मा फॉर्म हुआ है उस मैग्मा की विस्कोसिटी कितनी है। मैग्मा जितना ज्यादा विस्कस होता है, लॉजिक समझो, आप एक छोटा सा लॉजिक समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक तरफ मिल्क की बात करें, दूध की बात करें, एक तरफ घी की बात करें, ठीक, 2 पैकेट्स हो, एक दूध का पैकेट है, एक घी का पैकेट है। अगर आपको दबा करके दोनों ही मटेरियल्स को बाहर निकालना है तो ज्यादा फोर्स किस पर अप्लाई करना पड़ेगा? तो जो चीज जितनी ज्यादा विस्कस, उसको बाहर निकालने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स चाहिए। तो मैग्मा जितना विस्कस होता जाता है, अंदर जो गैसेस इकट्ठा होती हैं उस मैग्मा को पुश करने के लिए वो उतनी ही ज्यादा होती हैं। और गैसेस जितनी ज्यादा होंगी उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएंगी, और जितना ज्यादा फोर्स लगेगा इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजन उतना ही ज्यादा। तो ये चीज होती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि जो हमारे एक्सप्लोसिव और क्वाइट वॉल्केनोस थे वो हमने देखा। चलिए अब दूसरा जो कैटेगराइजेशन का बेसिस है, हेडिंग बनाइए, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शंस। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शंस, उद्भेदनों की आवृत्ति के आधार पर, उद्भेदनों की आवृत्ति के आधार पर। तो देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन के बेसिस पर अगर हम चलें, उद्भेदन की आवृत्ति के आधार पर अगर हम चलें, तो ज्वालामुखियों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एक्टिव सक्रिय, डोरमेंट सुषुप्त, और एक्सटिंक्ट यानी कि मृत। ठीक है, एक्टिव, सक्रिय, डोरमेंट सुषुप्त और एक्सटिंक्ट यानी कि मृत। तो जैसे सबसे पहली अगर बात आए एक्टिव, सक्रिय, क्या मतलब सक्रिय का?
मतलब आप सीधे सीधे बोलोगे कि ऐसे ज्वालामुखी जो फ्रीक्वेंटली इरप्ट होते रहते हैं, जो बार बार जिनमें उद्भेदन होता रहता हो, उन्हें हम क्या कह देंगे? एक्टिव। तो लिख लीजिए, वॉल्केनोज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट इरप्शंस। volcanoes characterized by frequent eruptions, बारंबार उद्भेदन की विशेषता वाले ज्वालामुखी, बारंबार उद्भेदन की विशेषता वाले ज्वालामुखी। दूसरा, डोरमेंट। डोरमेंट मतलब, डोरमेंट का मतलब होता है कि दो इरप्शंस के बीच में आपको एक लंबा टाइम इंटरवल मिलेगा, एक टाइम गैप मिलेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए कि इन दीज वॉल्केनोज देयर इज अ लॉन्ग टाइम इंटरवल, in these volcanoes there is a long time interval between two volcanic eruptions, between two volcanic eruptions। इस प्रकार के ज्वालामुखियों में दो उद्भेदनों के बीच, दो उद्भेदनों के बीच एक लंबा समय अंतराल, एक लंबा समय अंतराल प्राप्त होता है, एक लंबा समय अंतराल प्राप्त होता है। एंड व्हाट अबाउट एक्सटिंक्ट? मतलब एक सीधी सी चीज बोलोगे कि एक ऐसा ज्वालामुखी जिसमें लंबे समय से कोई एक्सप्लोजन ना हुआ हो, या फिर अगर थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होकर के हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं एक ऐसा ज्वालामुखी जिसमें फ्यूचर में कोई इरप्शन होने की पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है, तो लिख लीजिए एक लाइन, लिखो, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एन इरप्शन इन फ्यूचर। भविष्य में उद्भेदन की कोई संभावना नहीं होती, भविष्य में उद्भेदन की कोई संभावना नहीं होती। अब थोड़ा सा हम लोग इस पर बात करते हैं कि ये हम बोल रहे हैं कुछ ज्वालामुखी हैं वो एक्टिव हैं, कुछ डोरमेंट हैं और कुछ एक्सटिंक्ट हैं। तो अगर कोई ज्वालामुखी एक्टिव है तो उसके एक्टिव होने का कोई कारण होगा, अगर कोई डोरमेंट है तो उसके डोरमेंट होने का कोई रीजन होगा, और अगर कोई एक्सटिंक्ट है तो एक्सटिंक्ट होने का भी कोई ना कोई कारण होगा। तो सबसे पहले तो हम बात करें एक्टिव की। कोई ज्वालामुखी सक्रिय कब होगा? क्या लॉजिक लगाएंगे हम उसके पीछे? देखो, एक सीधी सी चीज है, वॉल्केनोस खुद से इरप्ट नहीं होते हैं, उनको इरप्ट कराया जाता है। और कौन इरप्ट कराता है? प्लेट मूवमेंट। तो मतलब हम एक चीज बोलेंगे कि जिस जगह पर प्लेट्स का मूवमेंट कैसा हो, एक्टिव मूवमेंट हो या फ्रीक्वेंट मूवमेंट है, जहां पर प्लेट्स बार बार मूव करती रहती हैं, तो वहां पर जो ज्वालामुखी मिलेंगे वो भी आपको कैसे मिलेंगे? एक्टिव। जैसे अगर कभी आपसे पूछा जाए कि मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोस आर प्रेजेंट आइदर इन अटलांटिक ओशन और यू कैन से इन कोस्टल एरियाज ऑफ पैसिफिक ओशन, दो क्षेत्र हैं जहां पर हमें ज्यादातर सक्रिय ज्वालामुखी मिलते हैं, प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्र में और अटलांटिक महासागर में। क्या लॉजिक?
लॉजिक तो वही है ना भाई, सरकम पैसिफिक रीजन में देयर इज कॉन्टिन्यूअस, देयर इज एक्टिव कन्वर्जेंस, वहां पर प्लेट्स जो है वो सक्रिय रूप से क्या हो रही हैं, टकरा रही हैं। और अटलांटिक ओशन में देयर इज एक्टिव डाइवर्जेंस, प्लेटों का अपसरण वहां पर सक्रिय रूप से हो रहा है, इसलिए वहां पर हमें सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। तो आप एक्टिव वॉल्केनोज के नीचे लिख लीजिए एक लाइन में, लिखो दीज वॉल्केनोज आर द रिजल्ट ऑफ, these volcanoes are the result of active and frequent plate movement in a region, active and frequent plate movement in a region। ऐसे ज्वालामुखी किसी क्षेत्र में, ऐसे ज्वालामुखी किसी क्षेत्र में सक्रिय तथा बारंबार, सक्रिय तथा बारंबार प्लेट संचलन का परिणाम होते हैं, सक्रिय तथा बारंबार प्लेट संचलन का परिणाम होते हैं। नाउ व्हाट अबाउट डोरमेंट वॉल्केनोस, क्या बोलेंगे डोरमेंट वॉल्केनोस, क्यों डोरमेंट हो सकते हैं ज्वालामुखी? देखो सबसे पहली चीज तो आप यही बोल सकते हो कि अगर किसी जगह पर जो प्लेट मूवमेंट होता है वो टाइम इंटरवल्स के साथ होता है, कि प्लेट्स मूव हुई और फिर वो कुछ समय के लिए स्टैटिक हो गई, या कभी कभी क्या होता है ना, जैसे प्लेट्स मूव करके आती हैं और वो टक्कर की वजह से लॉक हो जाती है, ये लॉकिंग भी हो जाती है प्लेट्स में। अब अगर वो लॉक हो गई तो अब मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, फिर जब ये लॉकिंग उनकी हटेगी तब क्या होगा, वो फिर से दोबारा से क्या करना शुरू करती हैं, मूवमेंट शुरू करती हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक रीजन तो हम बता सकते हैं कि अगर किसी जगह पर प्लेट मूवमेंट कंसिस्टेंट नहीं है, लगातार नहीं हो रहा है, इनकंसिस्टेंट प्लेट मूवमेंट है, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। दूसरा, अभी तो मैंने बताया कि जो वॉल्केनोज बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं वो भी एक्टिव नहीं हो सकते, वो उनकी एक इनहेरेंट क्वालिटी है। भले ही वहां पर एक्टिव प्लेट मूवमेंट होता रहे, लेकिन अगर जो अंदर मैग्मा बन रहा है वो बहुत ही ज्यादा विस्कस है, तो उस मैग्मा को बाहर निकालने के लिए वो जो थोड़ी बहुत गैसें इकट्ठा होंगी वो नहीं निकाल पाएंगी। उनको बाहर निकालने के लिए क्या होगा, एक लंबे समय तक प्रोसेस जो है वो क्या करती रहेगी, काम करती रहेगी। और देखो एक चीज और होती है, जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि बहुत ही ज्यादा स्टिकी मैग्मा, बहुत ही ज्यादा विस्कस मैग्मा, हम लोग ज्योग्राफी में एक चीज पढ़ते हैं जिसको कहा जाता है वॉल्केनिक प्लग। ये पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो वहां पर वॉल्केनिक प्लग, ज्वालामुखी प्लग, व्हाट इज प्लग? ये देखिए ठीक उसी तरीके से जैसे आपके पास एक बॉटल है पानी की और उसमें आपने कॉर्क का एक ढक्कन लगा के उसे बंद कर दिया, समझ रहे हो? वैसे ही क्या होता है कि अगर हम मान लें ये हमारा एक वॉल्केनिक माउंटेन है, एक ज्वालामुखी पर्वत है, तो ज्वालामुखी पर्वत के अंदर एक पैसेज होता है, एक रास्ता होता है, एक मार्ग होता है, जिससे होकर के मैग्मा या गैसेस कहां निकल करके आती हैं, बाहर निकल करके आती हैं। जब मैग्मा बहुत ज्यादा विस्कस होता है ना, बहुत ज्यादा चिपचिपा, तो वो मैग्मा इस पैसेज में इकट्ठा होके ठंडा और ठोस होकर के
एक बहुत ही ज्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग प्लग को फॉर्म कर देता है। अब जहां से मैग्मा को निकलना है वहां क्या है, प्लग बन चुका है। अब कहानी और दिक्कत वाली है कि अगर मैग्मा को बाहर निकलना है तो इसे भी तोड़ना पड़ेगा, और इसे तोड़ने के लिए फोर्स और ज्यादा चाहिए होगा। तो इसका मतलब हम एक चीज बोल सकते हैं कि डोरमेंट वॉल्केनिज्म जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। कई सारे कारक हैं कि अगर प्लेट मूवमेंट इनकंसिस्टेंट है, अगर जो अंदर मैग्मा बना है वो बहुत ही ज्यादा विस्कस नेचर का है, या फिर आप बोलोगे कि किसी जगह पर वॉल्केनिक प्लग का क्या हो गया है, फॉर्मेशन हो गया। तो लिख लीजिए, लिखिए, डोरमेंट वॉल्केनिज्म is the result of several factors like inconsistent plate movement, comma, highly viscous nature of magma and formation of a volcanic plug, formation of a volcanic plug। हिंदी वाले लिखो, सुषुप्त ज्वालामुखीयता विविध कारकों जैसे, सुषुप्त ज्वालामुखीयता विविध कारकों जैसे अनियमित प्लेट संचलन, कॉमा, मैग्मा की अत्यधिक श्यान प्रकृति, तथा ज्वालामुखीय प्लग के निर्माण का परिणाम होती है, ज्वालामुखीय प्लग के निर्माण का परिणाम होती है। नाउ एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस, तो देखिए तर्क ये कहता है कि जो ज्वालामुखी आज एक्सटिंक्ट हैं वो कभी ना कभी या तो एक्टिव थे या डोरमेंट थे। अब जो ज्वालामुखी पहले या तो सक्रिय थे या सुषुप्त थे वो आज मृत हो गए। क्यों? सारा मैग्मा बाहर आ गया। ओके, और कोई? वॉल्केनिक वेंट क्लोज हो गया, टेम्परेचर कम होने की वजह से वो ठंडे हो गए, जिससे, ठीक है, और कोई और लॉजिक? प्लेट्स लॉक हो गई। अच्छा देखो, यहां पर एक एग्जाम्पल लेकर के कोशिश करते हैं समझने की, शायद बात हमें समझ में आ जाए। ये ईरान के नॉर्दर्न पार्ट में मैंने आपको बताया था एक पर्वत है एलबुर्ज माउंटेन। उस एलबुर्ज माउंटेन में दो ज्वालामुखी पर्वत हैं, कोह सुल्तान एंड देमवंद। लिखाऊंगा कल नाम उसके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। फिर आप यहां ईरान से थोड़ा सा वेस्ट की तरफ बढ़ोगे तो आर्मेनिया और अजरबैजान का नाम तो सभी ने सुन लिया होगा। जबरदस्त तरीके से लड़े थे इस बार ये लोग, है ना।
सब खाना पानी छोड़ के बस बम बरसा रहे थे एक दूसरे के ऊपर। यहां है कॉकेशस, एंड इन कॉकेशस माउंटेन रेंज there is a peak called Mount Elbrus. Mount Elbrus is the highest peak of Europe continent. अब माउंट एल्ब्रस जो है वो भी एक मृत ज्वालामुखी है। तो अब अगर हम देखें कि ऐसा क्यों है कि यहाँ के ज्वालामुखी सब मृत हो चुके हैं, जबकि इसी बेल्ट का एक्सटेंशन है ये मेडिटेरेनियन। यहां पर है सिसिली आइलैंड। इस सिसिली आइलैंड में मैंने आपको स्ट्रोम्बोली बताया, वल्केनो बताया। इसके यहाँ पर ऊपर वेटिकन सिटी के पास में हम देखते हैं विसुवियन हमें मिलता है। ये सब या तो एक्टिव है या फिर डोरमेंट है। क्या लॉजिक लगाएं? लॉजिक ये है कि जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराएं, दो महाद्वीपीय प्लेटें टकराएं और उनके बीच में महासागरीय क्रस्ट हो, ओशनिक क्रस्ट, तो क्या होगा? ओशनिक क्रस्ट का ज्यादा सबडक्शन होगा। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जब दो कॉन्टिनेंट्स टकराते हैं सबडक्शन तब भी होता है, लेकिन माइनर होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और माइनर होगा तो अंदर थोड़ा मैग्मा बनेगा, और थोड़ा मैग्मा बनेगा तो वो बाहर निकलने की क्षमता नहीं रखेगा। लेकिन अगर दो प्लेट्स टकरा रही हैं और उनके बीच में ओशनिक क्रस्ट है, महासागरीय क्रस्ट है, तो महासागरीय भूपर्पटी भारी है। भारी है तो वो ज्यादा सबडक्ट होगी, और ज्यादा सबडक्ट होगी तो मैग्मा ज्यादा बनेगा और वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट क्यों हुए? वो इसलिए हुए क्योंकि पहले यहां पर जो प्लेट मूवमेंट था वो एक्टिव वॉल्केनिज्म को, या फिर आप बोलोगे डोरमेंट वॉल्केनिज्म को सपोर्ट करता था। बट अब यहां पर जो प्लेट मूवमेंट हो रहा है वो दोनों तरफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं। बीच का जो टेथिस सागर था वो वहां पर आपको कहीं टेथिस सागर दिखाई दे रहा है? समाप्त हो गया ना, वो पर्वत बन गया वहां पर उसके क्षेत्र में। तो जब तक वो टेथिस सागर था तब तक ओशनिक क्रस्ट का सबडक्शन होता था, और जब सबडक्शन होता था तो वहां पर वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे। आज न टेथिस सागर है, ना ओशनिक क्रस्ट है, ना मेजर सबडक्शन है, और ना ही वहां पर हमें इरप्शंस देखने को मिलते हैं। समझ आई बात? तो हम सीधे सीधे यहां पर क्या लिखेंगे कि कोई वॉल्केनो एक्सटिंक्ट क्यों होगा? आप लिखोगे बिकॉज at present either there is no plate movement or plate movement is unable to cause volcanic eruption। क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में या तो प्लेट संचलन समाप्त हो गया है, या तो प्लेट संचलन समाप्त हो गया है, या वह ज्वालामुखीयता उत्पन्न करने में सक्षम नहीं, या वह ज्वालामुखीयता उत्पन्न करने में सक्षम नहीं। हो गया? समझ आ गई बात यहां तक? तो एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट समझ लिया। बट एक छोटा सा सवाल और है, उसका भी जवाब जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम लोग अपनी नॉलेज की बात करें, ज्ञान,
क्या लगता है हमारे पास ये जो नॉलेज है चीजों को लेकर के, इसका इतिहास कितना पुराना है? मतलब कितने हजार साल से हम अपनी इस पृथ्वी को साइंटिफिकली, लॉजिकली समझ रहे हैं? देखो, शुरू शुरू में तो हम लोग भी बंदर जैसे ही थे, है ना? बिजली चमकती थी तो भाग के गुफा में छुप जाते थे कि पता नहीं कोई आपदा आपदा आ गई है। फिर धीरे धीरे हमने समझना शुरू किया। आप अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन भी पढ़ते हो तो क्या लगता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग जो है वो बहुत ज्यादा अपने नेचर को समझ पा रहे थे उस टाइम पर? नहीं, इतना बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो इसका मतलब अगर आप टोटल मिला करके देखेंगे, बहुत ज्यादा जोड़ लीजिए तो 3-4 हजार साल, इतना ही तो है जो हम ठीक ठाक तरीके से इस पृथ्वी पर बैठे हैं। ठीक है, तो काफी टाइम से। अब एक चीज है, हमने 3-4 हजार साल किसी ज्वालामुखी को देख करके हम बोल दे रहे हैं ये अब इरप्ट नहीं हो सकता है। हमारे लिए 3-4 हजार साल बहुत लंबा समय है, पृथ्वी के लिए कुछ लोगों ने इंसान को, उसकी जो हैसियत है इस पृथ्वी पर, वो समझाने के लिए एक तरीका बनाया। क्या तरीका था, सुनिए। उन्होंने कहा कि अगर हम जब से पृथ्वी बनी है ना, तब से लेकर के अब तक का जो पूरा समय है, जो पूरा इतिहास है, उसे 1 साल मान लें। मान लीजिए 1 साल है। 1 जनवरी को शुरू हुआ था और 31 दिसंबर को समाप्त। तो कहते हैं इंसान पता है कब पैदा हुआ है? 31 दिसंबर को रात के 11:30 बजे के बाद का जो आधा घंटा है ना, उसमें हम आए हैं। और हम ठीक से जो टिके हैं वो शायद 5-6 मिनट ही हुए हैं। और बातें हम कब की करते हैं? 1 जनवरी से लेकर के आज तक का पूरा ज्ञान दे डालते हैं हम। ये हमारी उपस्थिति का एक छोटा सा, क्योंकि देखो आप लोग पढ़ तो लेते हो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो पृथ्वी बनी थी। कोई समझ भी पाता है ये 4.6 बिलियन ईयर्स होते कितने हैं? कुछ आइडिया लग पाता है इससे? 4.6 बिलियन वर्ष। जैसे मैंने उस दिन लिखाया था 359 मिलियन ईयर्स एगो, तो लिख तो लिया सबने, और ओ वाओ 359 मिलियन ईयर्स एगो। और रिलेट कर पा रहे हैं हम लोग। हमारा दिमाग इतना लंबा टाइम फ्रेम जो है वो रिलेट ही नहीं कर पाता है। इसलिए लोगों ने समझाने के लिए बताया, देखो पूरी पृथ्वी का इतिहास एक कैलेंडर मान लो, 365 दिन है। हम कब आए हैं? अभी लास्ट के आधे घंटे में। और इस आधे घंटे में बैठ करके हम बोल रहे हैं ये ज्वालामुखी तो अब इरप्ट नहीं हो सकता। तो ये तो हवा वाली बात हो गई ना, मतलब फालतू की बात कर रहे हो। आपको क्या पता अंदर क्या चल रहा है? भाई आप तो ऊपर से देख रहे हो ना कि 2000 साल से ये इरप्ट नहीं हुआ है, तो इरप्ट नहीं होगा। उसका मन मन नहीं हुआ 2000 साल से कि इरप्ट होना है। एक आध हजार साल बाद मन हो गया उसका कि आज मुझे इरप्ट होना है, तो कौन रोक लेगा उसको? हाँ, लेकिन एक साक्ष्य है, एक एविडेंस है। हम ऐसे नहीं किसी को ऐसे फालतू फर्जी में बोल देते हैं कि हाँ ये ज्वालामुखी मर गया, हमारा मन किया हमने मार दिया उसको, नहीं। एविडेंस है। एविडेंस क्या होता है वो सुनिए। मैंने आप लोगों को अगर याद हो, मैंने आप लोगों को यह बताया था कि ज्वालामुखियों और पानी की अवेलेबिलिटी के बीच में एक रिलेशन होता है। हम देखते हैं ज्यादातर ज्वालामुखी कोस्टल एरियाज में काहे मिलते हैं, जहां पर समुद्र और महासागर, समुद्र और महाद्वीप जो है वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, वहां पर ज्यादातर ज्वालामुखी हैं।
मैंने आपको बताया ज्यादातर वॉल्केनिक इरप्शंस रेनी सीजन में क्यों होते हैं। वो इसलिए क्योंकि पानी की उपलब्धता और पानी का नीचे जाना, ये समझ लीजिए ज्वालामुखियों के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि अंदर वाटर वेपर बनना शुरू हुई, प्रेशर डेवलप होना शुरू हुआ, मतलब अब विस्फोट होगा। लेकिन अगर किसी ज्वालामुखी के ऊपर इस तरीके से एक लेक बन गई, एक झील, जिसे आप क्रेटर या कार्डेरा लेक कह देते हो। सोच के देखो जरा, किसी ज्वालामुखी के ऊपर पूरी एक झील बनी हुई है। झील बनी है तो मतलब तो ये हुआ ना, पानी रिस करके नीचे जाता होगा, और उसके बावजूद वो वॉल्केनो इरप्ट नहीं हो रहा है। तो मतलब क्या है फिर इसका? भाई ज्वालामुखी को बूस्ट भी पिलाया जा रहा है ना, एनर्जी ड्रिंक भी दिया जा रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप रेडबुल जा रहा है नीचे, उसके बावजूद ज्वालामुखी शांत है कि नहीं, इरप्ट नहीं होना है। तो मतलब क्या है कि कहानी खत्म हो चुकी है, अंदर कुछ मैग्मा एग्मा अब बन नहीं रहा है, क्योंकि अगर बन रहा होता और इतने समय से पानी जो है रिस करके नीचे जा रहा होता, तो अब तक इसने थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ किया होता। तो आप ध्यान रखोगे कि किसी ज्वालामुखी के एक्सटिंक्ट होने का एविडेंस क्या है? वो होता है ज्वालामुखी के ऊपर एक क्रेटर या कार्डेरा लेक का बन जाना। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग, लिखो फॉर्मेशन ऑफ क्रेटर और कार्डेरा लेक indicates extinction of a volcano। किसी ज्वालामुखी के ऊपर किसी ज्वालामुखी के ऊपर एक क्रेटर या कार्डेरा लेक, क्रेटर या कार्डेरा झील का निर्माण उसके मृत होने उसके मृत होने को सत्यापित करता है, उसके मृत होने को सत्यापित करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, और हर एक टाइप में जो भी चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी थी वो कर लिया। अब देखिए, बेसिकली दो चीजें इस टॉपिक में और बची हैं। एक है डिस्ट्रीब्यूशन, मैं आपको पूरा अर्थ सरफेस पर वॉल्केनोस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझाऊंगा, और दूसरा है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना वॉल्केनिक कोन, याद है, ज्वालामुखी शंकु। अब वो शंकु कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिंडर कोन होता है ना, जैसे हम बोलते हैं शील्ड कोन, या फिर एसिडिक कोन, बेसिक कोन। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो ये एक दो चीजें जो बची हैं, ये अगली क्लास में कंप्लीट करके, और तब हम स्टार्ट करेंगे अर्थक्वेक, भूकंप। तो एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।